नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी किसानों की खेती की। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आज समझेंगे कि किसानों के लिए इन घोषणा पत्रों में क्या कहा गया है, उनके लिए कितनी जगह है, किन नीतियों की तरफ ये पार्टियां इशारा कर रही हैं, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जो घोषणा पत्र में किसानों को लेकर दावे या वादे हैं उसे लागू करने का रास्ता क्या होगा, जमीनी हकीकत क्या है और उससे क्या फर्क पड़ेगा। बात होगी कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्रों की और उनके घोषणा पत्रों में किसानों के लिए कहे गए वादों की। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे तीन खास मेहमान। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ स्टूडियो में शिशिर सिन्हा हैं, सीनियर डिप्टी एडिटर हैं द हिंदू बिजनेस लाइन से, आपका स्वागत है। प्रेम वशिष्ठ हैं, कृषि मामलों के जानकार, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि आखिर किसानों के लिए पार्टियों ने क्या कहा इस बार। क्या वादा या फिर दावा है कि सरकार आने पर वो किसानों के लिए या खेती के लिए क्या करने जा रहे हैं। पहले देखते हैं कि बीजेपी ने जो घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी किया है उसमें क्या कहा गया है। बीजेपी कह रही है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड से 1 लाख तक के रुपए के कर्ज पर 5 साल के लिए 0% ब्याज पर उन्हें मुहैया कराया जाएगा। 25 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर खर्च करेंगे और इसके अलावा सभी किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, जो कि अभी तक जिसमें कुछ शर्तें थी, यानी कि कुछ किसान ही इसके दायरे में थे। छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के बाद पेंशन का वादा बीजेपी कर रही है। खेत और जोत का बही खाता जो है उसे डिजिटल करने का वादा भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है, यानी कि डिजिटाइज किया जाएगा सभी खेतीबाड़ी का डाटा। इसके अलावा अगर आप देखें कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों को लेकर क्या कहा गया है। कांग्रेस कहती है कि किसानों के लिए एक अलग बजट होगा। कर्ज ना चुका पाने वाले जो किसान हैं उनके ऊपर जो आपराधिक मामले लगते थे उसकी बजाय सिविल केस दर्ज कराया जाएगा। कृषि लागत की समीक्षा करेंगे और उसके हिसाब से सब्सिडी को कम या ज्यादा करने की बात कांग्रेस ने कही है। इसके अलावा अगर बात करें तो फसल का उचित मूल्य दिलाने का वादा है और देश के किसानों का एक लिमिटेड जो नंबर है यानी कि 1 से 2 लाख उसके बीच का कर्ज माफ करने का वादा भी अलग अलग जगहों पर दिखा है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। एक और अहम बात जो कही है वो है कृषि विकास योजना आयोग बनाने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है और साथ ही कृषि उपज मंडी समिति जो कानून है उसमें सुधार करने की बात, उसकी समीक्षा करने की बात कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उसने कही है। तो ये दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र हैं किसानों को लेकर। शुरुआत वशिष्ठ साहब मैं आपसे, ओवरऑल अगर देखें तो किसानों के लिए जो ज़रूरत है वो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों में कहीं दिख रहा है, उन्हें जगह वेटेज सही मिल रही है या कहीं कम या कहीं ज़्यादा दिख रहा है। देखिए, वेटेज तो दोनों पार्टीज मेन पार्टीज दे रही हैं। जो अंतर आता है वो डिटेल्स में आता है। लाइक जैसे बीजेपी का घोषणा पत्र है उसमें वो स्ट्रेट कह रहे हैं, उन्होंने जो ऑलरेडी लागू जैसे किया है कि 6,000 रुपीज़ पर एनम देंगे मार्जिनल स्मॉल को। उसमें जो पहले डिक्लेरेशन नहीं था, जो घोषणा पत्र में आया है उसमें उन्होंने कहा है कि सारे फार्मर्स को हम कवर करेंगे। तो एक पॉजिटिव स्टेप उन्होंने बड़ा क्लियर वे में लिया है कि सारे फार्मर्स को हम कवर करेंगे। दूसरे उन्होंने जो उनके जो मेजर्स हैं वो फोकस उनका है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, कि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी पे जोर दिया जाएगा और प्रॉमिस कर रहे हैं फेयर प्राइस, मिनिमम प्राइस। ये बेसिक चीज़ें हैं और डायरेक्टली वो कर्ज माफ़ी की बात नहीं कर रहे हैं। जो इम्प्लाइड है उनकी धारणा ये है कि कर्ज माफ़ी से क्रेडिट कल्चर ख़राब होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब अगर आप कांग्रेस की तरफ देखें तो कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि भाई जैसे उन्होंने बीजेपी वालों ने कहा है कि 6,000 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे और फॉर द टाइम बीइंग मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स के लिए, बाद में सारे फार्मर्स को कवर करेंगे। उनका अप्रोच जनरल है पॉवर्टी एलिवेशन पे, जो पॉवर्टी अटैक उन्होंने कहा है न्यूनतम वाला।
तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है उसमें फार्मर नॉन फार्मर की बात नहीं है, जो भी बॉटम 20% है। और अगर आप ये मान के चलें कि उस बॉटम 20% में रूरल सेक्टर में मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स लैंडलेस होगा, तो मेरा ये मानना है कि वो उसमें ऑटोमेटिकली कवर होंगे अगर वो उसको इम्प्लीमेंटेशन सीरियसली हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है जो लगता है वो ये है कि न्यूनतम प्राइस आप एश्योर करेंगे कैसे। घोषणा पत्र में और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी रही है, लेकिन जो मेजर्स होते हैं एक्चुअली वो उतना प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता, ऑब्वियसली नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे मैकेनिज़्म जो डिटेल होगा वहाँ पे दोनों साइलेंट हैं। मैकेनिज्म पर चर्चा ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो कह रहे हैं हम अलग से कमीशन, परमानेंट कमीशन बिठाएंगे, तो ये आशा की जाती है, करेंगे क्या एग्जैक्टली वी डोंट नो, ये आशा की जाती है कि इन चीज़ों का निटी ग्रिटी डिटेल्स वर्कआउट किया जाएगा या होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कहना सिर्फ दोनों पार्टीज़ को कि हम एश्योर करेंगे वो सफिशिएंट नहीं है। ओके हमारे साथ राम बहादुर राय भी हैं। सर, जिस तरीके से अगर हम आज जो बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है, दो चीज़ों पर मैं चाहूँगा आपका थोड़ा सा ध्यान कि सभी किसानों को जो किसान सम्मान निधि जो शुरू की सरकार ने, अब उसमें सभी किसानों को शामिल कर लिया गया। साथ ही 60 साल के बाद पेंशन की बात बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कर रही है। ग्रामीण भारत में और खासतौर पर खेती किसानी से जुड़े लोगों के नज़रिए से ये जो बातें बीजेपी के संकल्प पत्र में हैं कितनी अहम दिखती हैं, और ज़मीन पर जो मांग या फिर जो किसानों की एक बड़ी मांग दिख रही थी उनके हालात को लेकर, ये उसका किस तरीके से हल करती हुई नजर आएंगी। भाजपा के संकल्प पत्र में सरकार का जो अनुभव 5 साल का रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए भाजपा ने जहां किसानों की आय दोगुनी करने का वचन दिया है, वहीं नीतिगत परिवर्तन से किसानों की खुशहाली का आश्वासन भी दिया है। ये देखें तो कांग्रेस आयोग बना करके मसले को टालने का जो उसका पुराना तरीका रहा है वही उसके घोषणा पत्र में है, जबकि भाजपा ने जो 5 साल के अनुभव हैं, किसानों की मांगें हैं और उसके किसान मोर्चा ने जो उनको बताया है उसके आधार पर संकल्प पत्र में बातें आई हैं। और सबसे बुनियादी बात यह है कि एक इंटीग्रेटेड स्कीम इसका संकल्प पत्र में दिखाई पड़ती है। किसानों का जहां है उसी तरह से कृषि के सहयोगी जो क्षेत्र हैं उसके बारे में भी संकल्प पत्र में कुछ बातें कही गई हैं। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं ये मानता हूँ, जो दरअसल पहली बार किसी राजनीतिक दल के संकल्प पत्र में ये बात शामिल हुई है कि महात्मा गांधी का 150 वर्ष चल रहा है और उस 150 वर्ष में महात्मा गांधी जिन कुछ बातों का सपना देखते थे उसमें एक ग्राम स्वराज अहम बात थी। तो किसानों के लिए जब बात करेंगे और ग्राम स्वराज की जो व्यवस्था है वो उसको कोई पार्टी अपने कार्यक्रम में शामिल करेगी जी। तो वो ये बुनियादी बात मैं मानता हूँ। और ग्राम स्वराज का एक आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है, ये पहली बार हुआ है। और ग्राम स्वराज के तहत वो क्या क्या करेंगे 2022 तक, यानी जब भारत की स्वतंत्रता का 75वां मनाया जाएगा तो 75वें के समय ग्राम स्वराज के तहत ही एक तो संरचनात्मक जो परिवर्तन चाहिए ग्राम स्वराज के लिए उस परिवर्तन का आश्वासन है। दूसरा कि हर गरीब को पक्के मकान देने की संकल्प पत्र में बात कही गई है। तो किसान कोई अलग थलग समुदाय नहीं है, बल्कि किसान गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है। और इसलिए उस अर्थव्यवस्था को पूरे तौर पर देखने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में दिखाई पड़ता है। सर, और
सभी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना घोषित हुई है। पहले जो 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों के लिए आय सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई थी, अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, इसी तरह से छोटे सर मैं लौटता हूं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो खास बातें और जो सम्मान निधि का दायरा बढ़ाया गया है, 22 तक आमदनी दोगुनी करने की बात है, किसान क्रेडिट कार्ड से 1 लाख तक के कर्ज पर 5 साल के लिए 0 ब्याज की बात हो रही है। शिशिर, अगर हम पहले बीजेपी के ही ओवरऑल इन घोषणाओं को देखें या संकल्प पत्र की बातों को देखें, किस तरीके की दिशा दिख रही है? क्योंकि 5 साल सरकार में बीजेपी थी और जो किसानों के तमाम कदम उठाए गए हैं, उसके बाद ये जो कदम हैं, ये ऐड ऑन करते हुए दिख रहे हैं या किसी नई दिशा की तरफ या नए विचारों की तरफ हैं? सबसे पहले आप देखिए कि खेतीबाड़ी की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, और अगर मैं तीसरी तिमाही की विकास दर की बात करूं तो 2.7% की विकास दर है। और इस साल एक परेशानी ये है कि मानसून सामान्य से कम रहने की आशंका जताई गई है, जिसकी वजह से किसानी पर और बुरा असर पड़ सकता है। अब ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। मैं दो बातें जो बीजेपी और कांग्रेस की जो बातें, बीजेपी की जो पहली बात है कि जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए 2,000 रुपये की जो हर तिमाही में और 6,000 रुपये सालाना जो मदद देने की बात की गई थी, वो सभी को दी जाएगी। आप ये समझिए कि छोटे और सीमांत किसान लगभग 86% हैं पूरे। अगर मैं किसानों की बात करूं तो सिर्फ आपको 14% और इसमें शामिल करना है। ये व्यवहारिक दिखता है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो आती हुई नहीं दिख रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है कि किसानों के पेंशन की बात है कि देखिए 60 साल की उम्र के बाद एक व्यक्ति जो कि जिसने ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की और जो औरों से हट करके मेहनत की, क्या उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा की हम व्यवस्था कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये जो पेंशन की बात कही गई है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब मैं कांग्रेस के 2 पॉइंट्स को लूँ जो मुझे अच्छा लगा। एक तो कि उनका जो उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अलग से बजट लाने की बात है। देखिए हम ये सभी जानते हैं कि लगभग 65-67% हमारी आबादी किसानी पर निर्भर कर रही है। तो क्या बजट, सामान्य बजट में उसको शामिल कर देना, जैसे किसी ज़माने में 1924 से लेकर के 2016 तक रेलवे का बजट हुआ करता था और रेलवे अपने आप में देश माना जाता है, क्या किसानी के लिए हम अलग तरीके से कर सकते कि नहीं? मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि ऐसा ना हो कि बजट का एक चैप्टर भर केवल उसमें डिवोट कर दिया जाए और कहा जाए कि ये सब सेक्शन है। और एक डर ये भी है कि आप एलोकेशन बढ़ाने की बात करें लेकिन आउटकम की बात ना करें। खैर, ये डर तो तब होगा जब लागू होगा, लेकिन जो नीयत है वो नीयत सही है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि एक एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट, एपीएमसी एक्ट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी में अमेंडमेंट की बात 2004 के पहले से चल रही है और आज तक नहीं हो पाया। आज किसान को उसके फसल की वाजिब कीमत नहीं मिल पाती, तो उसमें एक बड़ा योगदान ये भी है कि वो एक सीमित दायरे में ही अपने उत्पाद को बेच सकता है। हम उसे क्यों नहीं ये आज़ादी देते हैं कि जहां उसे बेहतर कीमत मिल रही है वहां उसे बेच पाए। अगर इस बारे में ये सरकार का मतलब कांग्रेस अगर सरकार में आती है और वो उस पर मतलब कामयाब हो पाती है तो बहुत बड़ा कदम होगा। मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि जब ये सरकार एनडीए की सरकार बनी थी, इनकी पहली जब बैठक हुई थी 27 जून 2014 को, उस समय भी कहा गया था कि हम एपीएमसी एक्ट में बदलाव करेंगे, वो नहीं हो पाया। अब अगर ये कहा जा रहा है कि बदलाव करेंगे तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव है। तो मुझे 2 पॉजिटिव बीजेपी में जो नज़र आए और 2 पॉजिटिव जो कांग्रेस में नज़र आए, उसके फाइनल प्रिंट्स को लेकर के आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन नीयत अगर है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। प्रशांत साहब, क्योंकि जो ये सभी एक्सपर्ट मानते हैं और जैसे कि आपने कहा कि जगह बहुत मिल रही है दोनों ही पार्टियों में, किसान या फिर ग्रामीण भारत को लेकर, और जो बेसिक जहां पर हर्डल्स थे उनको उन्होंने स्ट्रीमलाइन करने की बात ज़रूर कही है। अब सवाल ये कि इनको स्ट्रीमलाइन करने में दिक्कत क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो स्टेट्स मैटर आता है और ऐसे में केंद्र में जो भी दल सत्ता में आएगा उसके लिए राह कैसे आसान या मुश्किल हो सकती है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर या किसानों की बात करें? देखिए एपीएमसी एक्ट को ही ले लीजिए, मॉडल एक्ट तो बहुत पहले बन चुका है, एनडीए से पहले बन चुका है। जहाँ पर स्टेट के दायरे में चीज़ आती है, रिफॉर्म करना वो उनके ऊपर है और 12-13 स्टेट्स ने ऑलरेडी कर दिया है, बाकी वेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेंसस इमर्ज करने की बात है। और दूसरे जिसे कहते हैं प्रेशर फ्रॉम बिलो, अब ये प्रेशर इतना जनरेट हो रहा है सारी तरफ से, दोनों पार्टी की तरफ से,
और इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी कि जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करोगे, फार्मर को वहाँ से उसके दायरा नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर घोषणा पत्र में वो आता है तो इट्स, आई वुड कॉल इट कि उनका यूनिलैटरल पावर नहीं होगा अनलेस यू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक इच्छा जाहिर करता है कि हम उसको विगरसली टेकअप करेंगे। दूसरा, उससे जुड़ा हुआ जो चीज़ है वो लिंक्ड हैं दोनों, कि फार्मर का दायरा बढ़ाएंगे कैसे। तो एक्सप्लिसिटली मोटे तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे और उनके रोल को बढ़ाएंगे। एक ये पॉजिटिव चीज़ मैं देख रहा हूँ। अब घोषणा पत्र में उतना साफ तरीके से बीजेपी ने नहीं कहा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बारे, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो डबलिंग फार्मर्स इनकम वाली कमेटी थी उसमें हम लोगों को काम करने का अवसर मिला। एज रिसर्चर हम एसोसिएटेड थे। उस रिपोर्ट में बहुत क्लियरली फोकस किया गया है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का अहम रोल होगा। तो अब मैं सोचता हूँ कि कहाँ उन्होंने अपने घोषणा पत्र में फोकस किया, कहाँ दूसरे ने थोड़ा कम किया, उसमें मुझको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली कहते हैं तो आप एक एक्सप्लिसिट तौर से कमिटमेंट कर रहे हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों पार्टी फोकस कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाएंगे, उनको उचित दाम देंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है दोनों के लिए। कोई भी पार्टी वो मैकेनिज़्म साफ तौर से नहीं कर रही है। अब सिक्किम का एग्जाम्पल ले लीजिए। सिक्किम को आपने डिक्लेयर कर दिया, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल गया कि 100% ये ऑर्गेनिक स्टेट हो रहा है। वहाँ पर जो फार फ्लंग एरियाज़ में किसान हैं उनको तो प्राइस मिल ही नहीं रहा है। फंडामेंटल प्रॉब्लम आती है कि कैसे फार्मर को मार्केट से लिंक किया जाए। दैट्स द मोस्ट फंडामेंटल थिंग। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है आपको, उसमें आपको ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सारे काम करने हैं। तो वो काम नहीं हो पा रहा है। तो वो एक फंडामेंटल काम होगा अगर ये कर सकते हैं तो। बाजार जो है वो भी आप कह रहे हैं कि उससे कनेक्ट करने की जो बात है वो एक लैग दिख रहा है। लैग दिख रहा है। राम बहादुर राय सर, जो बात, कई सारी घोषणाएं हैं, लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ा चैलेंज है, जैसे कि वशिष्ठ साहब कह रहे हैं, जो कि ARC के साथ जुड़े रहे हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं, कि बाजार कैसे प्रोड्यूस को किसान बाजार के साथ जोड़ेगा, वहाँ पे उचित दाम पर उसे मिलेगा, इसको लेकर अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं दिख रही है। क्या आपको लगता है कि इस पर और ज़्यादा पार्टियों को आना चाहिए सामने प्लान के साथ में एग्जीक्यूट करने के लेवल पर? देखिए, दो बातें हुई है। किसान अब केंद्र में आ गया है, यानी हर पार्टी की चिंता का वो विषय है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो परंपरागत खेती हो रही है उसके अलावा खेती में जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो जैविक खेती का हो रहा है। और जैविक खेती के प्रयोग बड़े पैमाने पर लोग स्वयं कर रहे हैं। तो उस प्रयोग को अगर बढ़ाया जाता है तो उसके लिए किसान का उससे फ़ायदा होगा। इसके कई उदाहरण सामने आए हैं जिसमें 2 एकड़ की खेती से ही पूरा का पूरा परिवार 2.5-3 लाख रुपए उसकी आमदनी हो जाती है। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 बातें कही हैं वो मेरी समझ से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये कहा कि पहाड़ी, आदिवासी और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर रसायन मुक्त जैविक खेती को प्रोत्साहित करेंगे। ये बहुत बड़ा आश्वासन है और ये आश्वासन वास्तव में जो ज़मीन पर हो रहा है उसको प्रोत्साहित करेगा। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में, देश के बड़े हिस्सों में ये प्रयोग लोग स्वयं पहल करके कर रहे हैं। उसी तरह से इसमें आश्वासन दिया गया है कि हम उपभोक्ताओं के दरवाजे तक जैविक उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए समर्पित हैं और ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू करेंगे। तो आजकल जो बीमारियां फैल रही हैं
लोगों को ये समझ में आ रहा है कि रासायनिक खाद और जो जहरीले कीटाणु, जहरीले जो पदार्थ हैं, वो उनके मिश्रण के कारण जो अन्न खाया जा रहा है या जो लोग भोजन कर रहे हैं, उसके कारण रोग फैल रहे हैं। और इस कारण से जैविक उत्पादन के प्रति लोगों में आकर्षण भी बढ़ा है। ऐसे उत्पादन लोगों को मिले, इसकी स्वतंत्र व्यवस्थाएं भी लोग कर रहे हैं। यही आश्वासन इसमें भी है कि देश में गौशालाओं को जैविक खेती के प्रोत्साहन के साथ जोड़ा जाएगा। हालांकि इसमें एक ही वाक्य है, लेकिन मैं जानता हूं कि एक गाय को पाल कर और किस तरह से गोमूत्र से, उसके गोबर से और गोमूत्र से रासायनिक नहीं जैविक खाद बना करके लोग खेती का प्रयोग कर रहे हैं, ये वाक्य उसी को बढ़ाने की एक तरह से इसमें ऑर्गेनिक खेती और जैविक खेती की तरफ फोकस ज़्यादा देख रहा है शिशिर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। दो चीज़ें और जो वादे हो रहे हैं, दो इस पे आरोप भी लग रहे हैं कि जो पार्टियां खेती या ग्रामीण भारत की तरफ रुख कर रही हैं, फंड डाइवर्ट करने की बात कर रही हैं, पेंशन की बात हो रही है, करें कि इससे नुकसान ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं आएगी। यानी कि आलोचना ये हो रही है कि आप जो निवेश करने जा रही हैं, जो सरकारें करेंगी, जो वादे कर रही हैं, उसका रिटर्न कितना आएगा। दूसरा, एग्रीकल्चर या ग्रामीण भारत को लेकर जो अब तक हमने इन्वेस्ट किया है, उसके माफिक जो रिटर्न है, जो बदलाव है, वो कितना दिखता है, और इन स्कीम्स को क्या वाकई ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करने पर देखें तो नतीजों के करीब पहुँचेंगे। देखिए, कृषि एकमात्र एक ऐसा उत्पादन क्षेत्र है जहां पर जो उत्पादक है यानी किसान जो है, उसको अपनी फसल की कीमत तय करने की आज़ादी नहीं है। तो वहां पर मुनाफे और रिटर्न की बात कैसे हो सकती है? जब वहां पर आपको अपने उत्पाद की कीमत तय करने की आज़ादी मिले, तब आप रिटर्न की बात करेंगे। सभी उत्पादन के क्षेत्रों में ये सहूलियत है, कृषि में ये सुविधा नहीं है। दूसरा ये है कि हमने कृषि में हमेशा देखा है, चूँकि इसमें राज्यों का मसला भी शामिल हो जाता है, तो कई राज्य सरकारों का अपना जो एक विषय होता है और केंद्र का जो अपना लक्ष्य होता है, उन दोनों में टकराव कई बार देखने को मिला, और एपीएमसी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो सवाल ये उठता है कि आप रिटर्न क्या सोच रहे हैं? क्या आप 17-18% रिटर्न सोच रहे हैं जो कि आपको रोड में मिलता है, या आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर जो ग्रामीण स्थिति है वो बेहतर हो सके? मुझे लगता है कि पहला वाला विकल्प हमें सोचना होगा कि ग्रामीण स्थिति कैसे हम बेहतर बने। और एक छोटा सा सुझाव मैं ये देना चाहूँगा कि क्या हम इसमें एक ऐसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो जीएसटी में है, जहाँ पॉलिसी मेकिंग एक फेडरल स्ट्रक्चर में है, जहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों ने अपने अपने अधिकार जो है समाहित कर दिए हैं। क्या हम इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं? अगर हम ऐसा कर पाएँ तो आपने देखा कर व्यवस्था जो इतनी जटिल थी, उसमें हम एक समानता ला पाएँ। अगर वही चीज़ कृषि के लिए हो तो शायद ये जो आपने रिटर्न की बात कही या ज़मीनी स्तर पर अमल की बात की, वो एक यूनिफॉर्म हो सकेगा और कृषि की स्थिति बेहतर हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में देश में जब चुनावी माहौल हो तो ऐसे में फिर दलों के एजेंडे पर, यानी कि उनके घोषणा पत्र या वादों पर किसान कहाँ पर खड़ा है, खेती और किसानी को लेकर दल क्या सोचते हैं, उनकी आगे यानी भविष्य की योजना क्या है, और वो क्या बदलाव इस सेक्टर में करने को तैयार नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आज इतना ही। आप हमारे सभी कार्यक्रम यूट्यूब पर देख सकते हैं। साथ ही अपनी राय, सुझाव, आलोचना हमें लगातार आप मेल कर सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।